हाँ भाई आ जाओ। मेरे क्लास के छात्र और छात्राओं और छात्राओं को तो बुला लो, बेचारी वो देखे जा रही है। मेरे छात्र और छात्राओं, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक प्यारे से कहानी की तरफ। बेटा कल हम कर रहे थे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर अपन ने कई सारी चीजों को समझा था, और आज उन्हीं चीजों को मैं आपके सामने रखता भी हूं। अपन ने हाँ हाँ वहां पे बंद ही कर दे। क्लास 9th चैप्टर चल रहा है फोर्स, और टॉपिक का नाम है हमारे पास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और मेरे बच्चे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर बातें नहीं करेंगे, बातें बिल्कुल भी नहीं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने चीजों को समझना शुरू किया था। जैसे मैं आपको समझाता हूं बेटा, हमने समझा था कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे न्यूटन भाई साहब जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि फोर्स जो होता है हमारे पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किसके? एक्सीलरेशन के। ठीक है। और दूसरा चीज बोलते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ये मेरी पहली इक्वेशन थी और मेरी दूसरी इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, हमने ये बोला था कि यार फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा मास इंटू एक्सीलरेशन के। ठीक है। अब मैंने आपको कल खुदा का वास्ता भी दिया था और ये कहा था कि जब इस प्रोपोर्शनेट साइन को हम चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनेट साइन को हम जब चेंज करते हैं इक्वल्स टू में, तो हमारे पास में क्या आता है मेरे बच्चे? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। बताया था कल। अरे तुम्हें याद है नहीं है? कौन बोला याद है? अबे तू 9th का सुना है, तुम लोगों को याद है क्या? हाँ तो यार ऐसे मत बना करो डेड बॉडी जैसा। मुझे ऐसा चाहिए बच्चे जो थोड़े से तो तेज बोले। अब ये अकेला आदमी इतना तेज बोलता है, 6 फेफड़े लेके पैदा हुआ ये आदमी। तो फोर्स इंटू कांस्टेंट इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो न्यूटन भाई से बताया कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? के है। कांस्टेंट क्या है मेरे बच्चे? के। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेरे बच्चे, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? के। और न्यूटन भाई साहब से पूछा गया पूरी दुनिया ने, साइंटिस्ट ने, कि भैया इस के की वैल्यू तो बताओ। तो इसे बोला इस के की वैल्यू कितनी है? 1। तो बेटा 1 इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बेटा हमारे पास में फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया? मास इंटू एक्सीलरेशन आ गया। यहां पे के जो है वो उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है। मास इंटू एक्सीलरेशन हमारा फोर्स आ गया। और मेरे बच्चे यही हमारा फॉर्मूला बन गया कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, यानी मास के बराबर होता है। और आपको पता है दुनिया में मास से बड़ी कोई फोर्स आज तक नहीं हुई है। कोई नहीं है बेटा मम्मी जैसी फोर्स। ये बात ध्यान रखना। एक बार मम्मी ने डंडा बेलन चप्पल उठा ली तो मजाल है भाई साहब कि वो आपको हिट ना करे। अगर मम्मियों को ओलंपिक्स में भेजा जाए तो बेटा जितने भी निशाने वाली जितनी भी प्रतियोगिता होती हैं, कंपटीशन होता है, उसमें नंबर 1 लेकर आए। इतनी डेंजर होती है मम्मी। ठीक है। आई होप आप लोग मेरी दर्द और मेरे दुख को समझ सकते हैं कि मैं भी ठुका हुआ हूं मम्मी से। ठीक है ना? अरे इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? है ना? लगता है मेरे को इसका भी नशा छुड़वाना पड़ेगा, नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ेगा। चलो, तो हम लोग यही चीज बोल रहे थे कि बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में चेंज किया, कांस्टेंट आया। कांस्टेंट मतलब के होता है, के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला बन गया मास इंटू एक्सीलरेशन। नाउ कम्स द जेनेरिक यूनिट ऑफ द फोर्स। तो मेरे बच्चे हमारे फिजिक्स के अंदर मास को किस में नापते हैं हम? केजी में। मास को किस में नापते हैं? केजी में। ठीक है। और एक्सीलरेशन को नापने की यूनिट होती है, जो बच्चे मोशन पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, मैंने हमेशा चीख चीख के यहां क्लास में बोला है कि एक्सीलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? देखो बेटा यहां मैं लिख रहा हूं यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होगी? केजी इंटू मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट होती है, ये फोर्स की यूनिट होती है। पर सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग से बता रहे हो कि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन होती है। आपने यही तो बोला कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है।
पर अभी आप बोल रहे हो कि फोर्स की यूनिट जो होती है केजी मीटर पर स्क्वायर होती है। दो दो यूनिट कैसे बेटा, मैं समझाता हूं। ये यूनिट हमारे पास में डिराइव यूनिट है, और जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जो हर जगह पे मानी जाती है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो होती है हमारी क्या, एन। एन मतलब कि न्यूटन। क्या होती है मेरे बच्चे, न्यूटन। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे, कोई परेशानी है? अरे मेरी बात समझो, एक तो हो गई डिराइव्ड यूनिट जो मैंने निकाली, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक हो गई बेटा हमारे पास में, जो हमारे पास में एसआई यूनिट है वो क्या हो जाती है हमारे पास में, न्यूटन। भाई मैं हूं एक शादीशुदा व्यक्ति, और शादीशुदा व्यक्ति जो है वो वाइफ को कैसे संभालता है वो वही जानता है, उसका दुख दर्द पीड़ा वही जानता है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए हम चल जाते हैं। हाँ हाँ मैम एक बार वहां बैठी, बस मैं आएगा। तो कभी भी ऐसा दुख दर्द पीड़ा होती है, आप लोगों को पता ही है। और कभी भी आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो अंत में तो सॉरी बोलना ही पड़ता है। उससे पहले उसकी तारीफ करनी पड़ती है कि भाई तेरा दिमाग न्यूटन से भी तेज है, 3-3 न्यूटन का दिमाग है भैया आपके जिसमें। और ये मैं जानबूझ के बोलता हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं तारीफ करता हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि तो मैं बताता हूं, जब मैं बोलता हूं कि भैया न्यूटन जितना दिमाग है, न्यूटन का 3-3 गुना दिमाग है, 3-3 न्यूटन का दिमाग एक ही में हो गया, वो खुश हो जाती है। हाँ आज तो तारीफ कर दी, चलो पकोड़े बनाती हूँ भैया अब तो। पर मुझे मजा आता है इसलिए क्योंकि मैंने उसको क्या कहा, देखता हूं। आपको बताऊं, ये जो ये बड़ी यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पता है आप केजी की जगह क्या लगा सकते हो, ग्राम लगा सकते हो। और मीटर स्क्वायर की जगह क्या लगा सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लगा सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटी यूनिट हो गई, तो केजी की जगह ग्राम लगा सकते हो और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हो। और यहां पे ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन से पूछा गया भैया आप मुझे बताओ, जब छोटी क्वांटिटी को नापना हो, छोटे फोर्स को नापना हो, तो न्यूटन तो बहुत बड़ी फोर्स बन जाती है, तो छोटे न्यूटन को किस में नापोगे? तो बोला डायन में नापेंगे। किस में नापेंगे? डायन में। और एक न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डायन के बराबर है। किसके बराबर है? डायन के बराबर है। और मैं अपनी वाइफ को क्या बोलता हूं, तो 3-3 न्यूटन है, यानी कि कितनी हो गई, 3 × 10 की पावर 5 डायन के बराबर है, ठीक है ना। चुड़ैल से कम थोड़ी ना होती है ठीक है ना। ये बात बाहर नहीं जानी थी भाई, बहुत पिटूंगा मैं 3 दिन तक नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे मारेगी ना पकड़ के भाई, पिटाऊं? तुम लोगों ने लीक कर दी तो बात भाई, ठीक है ना। ये बात अपने बैच में रखना, थोड़ी सी प्राइवेट बात है ये, ठीक है ना। ठीक है, 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 5 डायन के बराबर हो गया। और ये 10 की पावर 5 डायन है ना, ये छोटी यूनिट नापने के लिए काम आती है। यानी कि देयर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गई न्यूटन और डायन, और देयर आर डिराइव यूनिट्स जो कि होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो फटाफट से लिखो बेटा, लिखो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि 1 न्यूटन जो होता है हमारे पास में वो 10 की पावर 5 होता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता दिया कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 डायन के बराबर होता है। ये चीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं मेरे दोस्तों। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे कोई बात नहीं, तू खुलवा दे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 न्यूटन जो होता है 10 डायन के बराबर होता है। अब आगे की कहानी समझो बेटा। हमने बोला कि फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, स्टैंडर्ड यूनिट। पर हाँ, डिराइव यूनिट केजी मीटर पर सेकंड हो सकती है, सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सब चीज पढ़ ली है। अब आते बेटा हमारे नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर आपको चीज मिलेगी हमारे पास में। सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? जब कोई भी नेट फोर्स हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे, क्या बोल रहा है ये? न्यूटन का सेकंड लॉ बोल रहा है कि कोई भी नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। यानी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा।
जितना एक्सीलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है हमारे पास में किसके, हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, यानी कितना ताकत से आपने फोर्स लगाया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होगा बेटा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है, एक गलती हो गई। ये होगा डायरेक्टली आएगा यहां पे, ठीक है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा मास ऑफ दी, नहीं सही लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, हाँ सही लिखा, सही लिखा दोस्तों, मैंने एक्सीलरेशन पढ़ा नहीं था। तो एक्सीलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स जितना लगा उसके बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के बराबर। और यहीं से हमारे पास में हमारा फॉर्मूला निकल के आया, फोर्स इक्वल्स टू मा, मास से बड़ी कोई फोर्स दुनिया में नहीं पॉसिबल है, वो यहां से निकल के आया हमारे पास में, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये सेकंड लॉ के अंदर ही हमें मोमेंटम को समझना है। सर ये मोमेंटम क्या होता है उसको समझेंगे, क्योंकि मोमेंटम को समझने के बाद में ही कहीं ना कहीं हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, हमारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आइए मोमेंटम को समझते हैं। अगर हम बात करें बेटा मोमेंटम की, तो अब आप लोग इस सेकंड लॉ के अंदर एक सब हेडिंग डालेंगे मोमेंटम। बेटा मोमेंटम के बारे में समझेंगे, पर मोमेंटम होता क्या है। देखो मोमेंटम ये बोलता है कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन मास का है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन मास का है, अरगम सर अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन मास का है और किसी ना किसी सर्टेन वेलोसिटी से आ रहा है, किसी ना किसी सर्टेन वेलोसिटी से आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगी बेटा, मोमेंटम होगी। क्या होगी उसके अंदर, मोमेंटम होगी। एक ताकत लेते हुए आ रहा है। सपोज करो बेटा मैं हूं, है ना, मेरा वजन मान लीजिए 100 किलो, ठीक है, 100 किलो मेरा वजन है। अब जब 100 किलो का वजन और मैं एक पर्टिकुलर स्पीड से आऊंगा ना, तो मैं अपने वजन और स्पीड के कारण मेरे पास में क्या होगा, एक ताकत होगी। क्या होगी, एक ताकत होगी, एक फोर्स होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको हम, मोमेंटम। जैसे बेटा समझो अगर कोई पत्थर है ना, 5 किलो का पत्थर है, तो 5 किलो का पत्थर है, मतलब उसका मास कितना है, 5 किलो है, और उसको मैंने फेंक के एक स्पीड में फेंका आपके सर की तरफ, एक सर की तरफ आपके एकदम फेंका, तो उसके अंदर वजन है, मास है, और मैंने फेंक के मारा, तो मैंने क्या कर दिया, उसको वेलोसिटी दे दिया, तो उसके अंदर एक फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसके अंदर, एक फोर्स आ जाएगा, और जब वो आपके टकराएगा वो फोर्स, तो सारा का सारा फोर्स आपके ऊपर लगेगा, फिर आपकी हालत खराब होगी। समझ में आया। तो यानी एक कोई बॉडी जो कि एक सर्टेन मास की होती है और सर्टेन वेलोसिटी से चल रही है, उसके पास में क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है उसके पास में, मोमेंटम। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मोमेंटम की डेफिनेशन को लिखें। मेरे बच्चे मोमेंटम हेडिंग डालेंगे, मोमेंटम में हेडिंग डालेंगे, और मोमेंटम का हमारी डेफिनेशन को लिखेंगे, मोमेंटम की डेफिनेशन को लिखेंगे। बोल, लिखो, मोमेंटम इज द मेजर, मोमेंटम इज द मेजर ऑफ हाउ मच मोशन, मोमेंटम इज द मेजर ऑफ हाउ मच मोशन, मोमेंटम इज द मेजर ऑफ हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज। यानी मोमेंटम ये बताता है कि कितना ऑब्जेक्ट जो है वो किस मोशन के साथ में आ रहा है। हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, कॉमा इट, हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, कॉमा कैलकुलेटेड एज दी, calculated as the खुल गया, calculated as the product of the mass and velocity, product of the mass and velocity, product of the mass and velocity। तो बेटा मोमेंटम को हम शो करते हैं P से, हम मोमेंटम को किससे शो करते हैं बेटा, P से, स्मॉल p से, ठीक है। हाँ वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल, अब वो लिख सकते हो सर आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। मोमेंटम क्या है बेटा, हमारे पास में P से शो करते हैं, ठीक है,
और बोला है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, कितना मास है और कितनी वेलोसिटी है, कितना मास है और कितनी वेलोसिटी है। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा हमारे पास में, उतना ज्यादा वो फोर्स लेके हमारी तरफ आ रहा है या फिर उतना फोर्स वो कैरी कर रहा है। ठीक है, अब मेरे बच्चे बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फॉर्मूला लिख देते हैं P इक्वल्स टू M इंटू वी। अब मेरा भाई वो बोल रहा है कि सर आप है ना एरो दिखा दो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो वो नाराज ना हो इसके लिए मैं एरो दिखा देता हूं, क्योंकि एरो का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जो जो वेक्टर क्वांटिटी है वैसे जो देखा जाता है 11 क्लास के अंदर आपको ये एरो लगाना ही पड़ता है। 9 के अंदर ये टीचर के डिस्क्रिप्शन पे है कि आपको वो चीज बताए या ना बताए, हमें वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाना पड़ता है, राइट वर्ड एरो। तो ये लगा सकते हो आप राइट वर्ड एरो, ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझना, कभी आपने सोचा है कि छोटी सी 50 ग्राम की बुलेट आपको मार कैसे देती है? कभी सोचा आपने कि 50 ग्राम की बुलेट जो है वो आपको मार कैसे देती है? गन पाउडर से। गन पाउडर खाएगा, सूंघेगा, क्या करेगा भाई? मेटेलिक पॉइजनिंग एंड गन पाउडर पॉइजनिंग की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ चलो मैं ये बोल दूं, चलो ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा सा रिफ्रेम कर देता हूं। मेरे यहाँ पे बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, बाबा लोग बैठे हुए हैं। 50 ग्राम की बुलेट जो है वो आपके बॉडी को कैसे छेद देती है, जबकि उससे बड़ी छोटी हमारे पास में मतलब कहते हैं ना बहुत सारी बारीक बारीक चीजें होती हैं। अगर बुलेट देखो तो बुलेट तो फिर भी मोटी होती है, चाकू भी होता है, वो भी हमें टाइम लेता है। चलो मैं इसका एक फैक्टर मान लेता हूं, स्पीड बहुत तेज होती है। हाँ वो फोर्स कैरी करती है, ये बात बिल्कुल सही बोली। यानी कह सकते हो कि उसका खुद का एक मोमेंटम होता है। मैं आपको समझाता हूं, बहुत इजी सी चीज है। 50 ग्राम की बुलेट देखने में वजन में बहुत कम लग रही है, पर ये बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ में चलती है। बुलेट की स्पीड कितनी होती है भाई? बहुत तेज होती है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा वजन है पर वेलोसिटी काफी ज्यादा है। छोटा सा वजन है पर वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि अपने आप में बहुत ज्यादा फोर्स को कैरी करते चलती है। और जब बहुत सारा फोर्स हमारी बॉडी में जाता है तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। रचित हो इनके, ठीक है। इसलिए बेटा हमारी बॉडी में छेद हो जाता है, हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है बुलेट। गॉट इट? समझ में आया अपन को? यानी कहने का मतलब यह है कि छोटी सी बुलेट भी बेटा, छोटी सी बुलेट भी अगर हाई स्पीड में छोड़ दी जाए तो आपके बॉडी को छेद कर सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स के साथ में वो आ रही है। एक एक्सपेरिमेंटल चीज या एक अपन है ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम बोलते हैं। अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, सपोज मैंने एक सुई ली। अब सुई का वजन कितना होता है? 1-2 ग्राम। उस सुई को अगर मैं लगभग लाइट की स्पीड से फेंकूं, लाइट की स्पीड से लगभग मैं उसको फेंकूं, तो पता है क्या होगा? धरती के ऊपर फेंक दे तो मैंने, धरती का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। बड़ा हिस्सा का मतलब है कि हो सकता है 1/4 हिस्सा या फिर 1/3 ऑफ द हिस्सा गायब हो जाएगा। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई बहुत छोटी क्वांटिटी है, 1-2 ग्राम, पर लाइट की स्पीड से ट्रेवल हो रही है, तो मोमेंटम यानी फोर्स कितना होगा उसमें? बहुत ज्यादा होगा। और जब इतना ज्यादा फोर्स से धरती पर टकराएगा, धरती का टुकड़ा हो जाएगा एकदम क्रैक। जैसे चंद्रमा भी बना था धरती से टूट के, चंद्रमा भी बना था धरती से टूट के बना था ना। जब मेटेराइट आए थे और तोड़ दिया, धरती का एक हिस्सा टूट गया था पूरा, और वो फिर वो मून बन गया। वैसे ही बेटा धरती का एक हिस्सा और टूट जाएगा, तो हो सकता है हमारे पास 2-2 चांद हो जाए, पर हम उस 2 चांद को देखने के लिए जिंदा ना बचे। हाँ हाँ बुढ़ी बाबा, कहा साइंस पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी पूछ लिया हमसे। अरे नहीं आती हमको ज्योग्राफी, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। कौन है? अरम आते 6:30 तक आ जाए। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुन लो। भाई ने क्वेश्चन पूछा है ज्योलॉजी का, बता देता हूं। गोल कैसे बनी? भैया
हमारी धरती जो है ना वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है नहीं कर रही? बताइए। हमारी हमारी जो धरती है उसका खुद का ग्रेविटेशन फोर्स है कि नहीं है? जब कोई चीज आप गोल घुमाओगे तो वो किस शेप में ले लेगी? स्पेरिकल शेप। पर वो इतनी तेज घूम रही है कि वो एक्चुअल में स्पेरिकल शेप भी नहीं है। आपको पता है हमारी धरती की शेप कौन सी है? नहीं, गलत जवाब। इसको बोलते हैं जियोइड शेप। ये एक पर्टिकुलर शेप है, इसका नाम ही धरती की शेप पे लगा है, जियोइड शेप, जो कि यहां से तो बल्ज है, यानी यहां से मोटी है, यहां से पतली है। हमारी धरती यहां से मोटी है, यहां से पतली, क्योंकि वो स्पीड में घूम रही है, जिस कारण से बेटा फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, जिससे उसकी शेप जो है वो क्या बन गई? सर्कुलर। ऐसे ही मून की बनी, ऐसे हर प्लेनेट है। ये एक प्रूवन साइंस है कि जितना भी हमारे पास में हाई रोटेशन की स्पीड होगी ना, वो आगे जाके सर्कुलर शेप में ही, मतलब स्पेरिकल शेप भी कन्वर्ट कर लेगी अपने आप को। ठीक है सर, सर्दी की शेप जो बन गई है और एकदम से रोक दोगे तो हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे देखने के लिए। और दूसरी चीज, उसकी शेप जो है ना वो बिल्कुल बिखर के टूट जाएगी वो पूरी। क्या? हाँ, नहीं रुकेगी। क्यों रुकेगी? गोल दिखती नहीं है, बन गई है धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब टूटा था तब ये कुछ और शेप की थी, धीरे धीरे घूमते 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 इस एक्सिस पे वो गोल बन चुकी है। हर चीज, हर प्लेनेट गोल ही तो है। हाँ हाँ, मेटेराइट्स गोल नहीं हो पाते। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? तो ये समझ में आ गया, मेरे भाई की चिंता दूर कर दी मैंने। मैं था मोमेंटम पे, मैंने क्या बोला? एक सुई को लाइट की स्पीड से फेंका तो हमारी धरती का एक बड़ा हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा। क्यों? इतना मोमेंटम कैरी होता है। अब मैं समझो बेटा, मैंने एक शॉर्पनर लिया, 2-4-5 ग्राम का, फेंक के मारा आपको, आपके चोट नहीं लगेगी। वहीं 2 किलो का पत्थर लिया, फेंक के मारा, आपके चोट लगेगी। वहीं 10 किलो का पत्थर लिया और सेम वेलोसिटी से मारा, तो हो सकता है आप मर जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है मेरे बच्चे कि कोई भी बॉडी जिसके अंदर मास है और किसी वेलोसिटी के साथ आता है तो उसके पास में क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंटम बोलते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग पता क्या बोलोगे? सर मास ले लो और पहले जितनी स्पीड से चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी ले लो। और मेरे मोशन को पढ़ाए हुए बच्चे जानते होंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो हम है मास में m लिखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो u होता है। यानी इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया। वही मैं आपसे बोलूं कि बेटा फाइनल मोमेंटम का अगर फॉर्मूला बताओगे तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा मास ले लो और फाइनल वेलोसिटी ले लो। ये आप लोग ही बता रहे हो मेरे को, ठीक है ना? तो हमारे पास में m इंटू वी, यानी कि फॉर्मूला हो गया mv। क्या हो गया बेटा हमारा? mv। यानी इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था हमारा? मास इंटू इनिशियल मोमेंटम का क्या हो गया? उड़ी बाबा बेटा, हमेशा ध्यान रख, इवेंट क्या होगा? इवेंट है हमारे पास है फोर्स लगना, ताकत लगेगी। और ताकत लगने पे क्या बताओ, उसकी स्पीड चेंज होगी या मास चेंज होगा? हमेशा मास चेंज हो सकता है ताकत लगने के बाद में। गलत जवाब। मास चेंज हो सकता है क्या गोगे? अरे तेरे को मैं धक्का मारा, तू अभी रुका हुआ था, तो तेरा मास चेंज हो जाएगा धक्का मारने से? है, हवा कम हो जाएगा। बलून के अंदर हवा, तो मैं हवा कम कर रहा हूं, मैं तो वही बलून रख रहा हूं, उस पर धक्का मार रहा हूं। अरे मास तो ना चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी ना। अगर आप रुके हुए हो, आपको धक्का मार दिया मैंने, तो आप चल दिए, तो आपका मास कम हुआ क्या इसमें? धक्का मारने से मास कम होगा? नहीं। पर हाँ, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, रुके हुए से चल दिया आप, तो रुके हुए से चल दिए, तो धक्का मारना जो है वो इवेंट हुआ, उस कारण से एक्सेलेरेशन आ गया। उससे पहले का मोमेंटम कितना था वो निकाल लेंगे, और धक्का मारने के बाद कितना मोमेंटम हो गया वो निकाल लेंगे। तो ये होता है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, जब हमारे पास में दो केस हो, पहले क्या बाद में क्या। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? और पता है क्या, हमारे न्यूटन भाई साहब बोले कि भैया फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। यानी कि जितना हमारा मोमेंटम चेंज हुआ, जितना हमारा मोमेंटम चेंज हुआ और कितने समय में चेंज हुआ,
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। सर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप इसको? मैं कहा हाँ बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। यानी फोर्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के बराबर होगा। भाई जो रेट है, रेट का मतलब क्या हो गया? टाइम के रिस्पेक्ट में देखना। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में देखना। तो अगर रेट को हटाऊंगा नीचे टाइम आएगा ना। और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? कि जो बाद में मोमेंटम हुआ उसमें से माइनस कर दो इनिशियल मोमेंटम। भाई धक्का मारने के बाद जो मेरा मोमेंटम चेंज हुआ वो माइनस जितना इनिशियल था मेरा। समझ में आ गया? तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सर चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये मेरा क्या है बेटा? मेरा फोर्स होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपॉन में टाइम। यहां तक की कहानी फटाफट से लिख लो बेटा, पूरी है। कट 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 कट, ये जीओ हटाता हूं। क्या चीज बुक में? ऐसा बुक में शायद है, आई डोंट नो। अच्छा मेरी बुक में कह रहे हो क्या? उसमें नहीं लिखा हुआ तभी तो लिखवा रहा हूं तुम लोगों को। तू लिख क्यों नहीं रहा? कल भी नहीं लाया था तू। अब केकड़े लेके आना तेरे को, बहुत मारूंगा नहीं यार दोस्त, मेरे प्रभु, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे सखी, सब सुन ले, तू कान खुल के सुन ले। जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूं वो करना है दोस्त। तुम लोग यार प्लीज, पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग है तुम लोगों को कैसे बताऊं मैं, मजा आता है पढ़ाई करने में। ठीक है चलो। अरे यार ये आदमी फ्लोर तोड़ता है मेरा। जल्दी बताओ सर आपका क्वेश्चन बताओ सर, क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी, वेरी इजी सर। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे टाइम लिख दोगे और यहाँ वेलोसिटी। वीटी ग्राफ है क्या? तो अलग अलग उसका इवेंट का बनाना है, एक इवेंट का बनाना है? ठीक है तो ऐसा बनेगा। गलत क्यों हो जाएगा? स्टॉप से सेट किया ना, पर उछाला और आपको उसको पता है। तो फिर ये होगा, पर ये बहुत वो है, ऐसे होगा। जाएगा क्यों? आपको एक सर्टेन वेलोसिटी दी है पर ने यू से। हाँ तो इसकी वेलोसिटी दी नीचे हुई ना, फिर जीरो पहुंची, जीरो हो गई, ये हो गई जीरो। नहीं तो मैंने एक बार जीरो से ऊपर किया ना, फिर क्या जीरो? जीरो से नीचे क्यों जाएगा? हाँ तो डिक्रीज कर तो रहे, वेलोसिटी जीरो आ रही है ना। स्टार्ट यहां से किया ऊपर। हाँ तो स्टार्टिंग में तो अपन वेलोसिटी दे रहे हैं ना, ये वेलोसिटी दी तभी तो गया। हाँ तो एक बार तो डिक्रीज होगी यहां जाके, यहाँ 100% सही है। किसी को बुला ले तू, ये ग्राफ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर वापस से स्पीड बढ़ेगी, जब गिर जाएगा तो रुक जाएगी। हाँ बोल, तू बोल, साइड हटू। देखो नेगेटिव में हम तब करेंगे जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को विद डायरेक्शन क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे, तब नेगेटिव करना है, उसके पहले नहीं करना है। अब आ जाओ मेरे बच्चे, हाँ इसी के आगे बढ़ो, इसी के आगे बढ़ाओ। भाई फाइनल मोमेंटम मैंने अभी क्या बताया
कि सर फाइनल मोमेंटम होता है हमारे पास में एम वी, इनिशियल क्या होता है एम यू, टाइम को क्या लिखेंगे टी। मेरे बच्चे फोर्स जो होता है यहां पे m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन में t हो गया। और मेरे प्यारे बच्चे जो मोशन का चैप्टर पढ़े वहां मैंने बताया कि एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी हो के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो, इसकी जगह क्या यूज करूंगा मैं, a। किसका यूज करूंगा a, तो फोर्स किसके बराबर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। वही चीज आगे जो अपन ने पढ़ी है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए के बराबर हो गया। इक्वल टू का साइन छोड़ा तो k m a हो गया। और आपको पता ही है k की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारे पास में 1 होती है, तो मां हो गया। तो ये हमारे पास में हमने क्या कर दिया, वही फॉर्मूला बना दिया मोमेंटम से, वही फॉर्मूला बना दिया मोमेंटम से। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा अपन को इसमें, कोई परेशानी आपको है जी। v माइनस यू अपॉन टी पूरा a में समा गया, v माइनस यू अपॉन टी a में समा गया, इसलिए टाइम गया। अरे कहो ना कहो, ये आंखें बोलती हो सुनो सुनो, आपको समझ में आया। चलो इसी बात पे आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इतना हल्का क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन कि आपको लगेगा ए सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया आप। क्वेश्चन, रचित is throwing a pebble, आ गई क्या, ठीक है। रचित is throwing a pebble of mass 400 grams at the velocity of 18 kilometer per hour, then find the मोमेंटम। आपको मोमेंटम निकालना है। रचित भैया जो है वो 400 ग्राम का पेबल यानी पत्थर छोटा सा फेंक रहे हैं, स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। आपको मोमेंटम निकाल के बताना है। जो बच्चा इसका आंसर सही देगा उसको आर्यन गुप्ता से एक तोहफा मिलेगा कि उसको उसकी कॉपी देखने को मिलेगी, जो अभी तक मेरे को दिखाई नहीं दी। 2 दिन हो गए, उसकी कॉपी देखने का सुनहरा अवसर आपको मिलेगा दोस्तों। लेके आना तेरे को आंसर, हाँ कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर दोस्तों। कॉपी देखने का सुनहरा अवसर। मोमेंटम का, अरे अभी तो मोमेंटम पे पूरी कहानी बताइए तेरे को। अरे अरगम बाबा मेरे जान ले लो, तू एक काम कर, तू घर से चाकू लाया कर, घोप दिया कर सीधे पीठ में, पूछा मत कर तू। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। मल्टीवर्स, हाँ हाँ 5/18 होता है। बिल्कुल सही जा रहे हो सर, आप जा रहे हो, सही जा रहे हो सर, एकदम रास्ते में सही जा रहे हो सर, बस टकरा मत जाना। 2000 आंसर आ गया सबका, मोमेंटम 2000 सबका आ गया। अरे यार सबसे पहले बच्चे आप लोगों को चीजों को कलेक्ट करना आना चाहिए। भैया मास है हमारे पास में 400 ग्राम और मैंने चीख चीख के कहा है मास को केजी में लेना है, तो बेटा ये क्या जाएगा 0.4 केजी होगा। ऐसी वेलोसिटी बेटा किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, मैंने इसको चीख चीख के बच्चों को बोला है इसको मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और जब मैं मोमेंटम निकालूंगा तो मास इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करूंगा, तो मास 0.4 5 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आंसर आया, और तुम्हारा आंसर आया था 2000। अब कहां लिया है तुम आंसर बे? है जी कहीं बोल लो, अरे ये तो बहुत गौगा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्घम मल्टीप्लाई करना। इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके बताऊं। देखो 0.4 इंटू 5 को 4 से किया 0 2 कैरी, 5 को 0 से किया तो 0 0 प्लस 2 2, ये आंसर आ गया। अब पॉइंट 1 के बाद है तो हम भी 1 के बाद पॉइंट लगा दिए 2.0 2.0 मतलब 2,
यानी 2 kg मीटर पर सेकेंड। अर्गम की बात कर रहे हैं हम, अर्गम की बात कर रहे हैं। अर्गम भैया क्या कर रहा है, बुलेट चढ़ा रहा है। बुलेट तेरे को पसंद है? बाइक कौन सी पसंद है तेरे को? नहीं पसंद बाइक? हाँ तो बुलेट ही जो होती है रॉयल एनफील्ड। चल तू मेरे को बता दे कि रॉयल एनफील्ड कंपनी का ओरिजिनल नेम क्या है? रॉयल एनफील्ड तो एक ब्रांड नेम है, उसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जानते? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में तूने नाम सुना है क्या? आइशर्स, आइशर का ट्रैक्टर, ट्रैक्टर आता है। नहीं देखा तुमने ट्रैक्टर? नहीं यार। हाँ हाँ हाँ, आता नहीं है? नहीं नहीं देखा तुमने? अरे भाई फोर्ड का आता है, जैसे इंडिया में चलो फोर्ड का नहीं मिलता पर आइशर्स का मिलता है। फोर्ड का भी ट्रैक्टर आते हैं। लैम्बोर्गिनी जो गाड़ी है ना, वो पहले स्टार्ट ही ट्रैक्टर पे हुई थी। तो क्या हुआ भाई, गाड़ियों का तो इनसे। अरे यार तुम लोग तो कितने एडवांस बच्चे हो, तुम तो यार जेंजी से भी एडवांस वाले हो। देख मैं देखो दिखाऊं, आइशर के ट्रैक्टर तुम लोग सच में नहीं देखे हैं? तुम गाँव नहीं जाते क्या? मैं तो चलाया, मजा आता है। ओ हो, ये ट्रैक्टर देखो आइशर से लिखा हुआ होता है, आइशर आइशर। ये देखो ऐसे लिखा हुआ। हाँ मैंने चलाया, मजा आता है। पुराने वाले ट्रैक्टर में ना लेफ्ट में एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो बेटा ये जो आइशर मोटर है ना, इसी की बेटा आपकी बुलेट है। आप लोगों को पता नहीं होगा पर इसी की हमारे पास में बुलेट होती है। यही इसकी बस भी आती है, इसकी बुलेट है। रॉयल एनफील्ड बुलेट जो है आइशर मोटर जो होता है वो ओन करता है, ठीक है। चलो तो हमारे पास है भैया अर्गम जो है, बुलेट चला रहे हैं भैया, इसकी गाड़ी फेवरेट है। तो अर्गम स्टार्ट द बुलेट बाइक एंड एक्सिलरेट। भाई साहब एक्सिलेट तो ऐसे किया बंदे ने, क्या बताऊं, पटाखे बजाते हुए एक्सिलेट कर रहा था भैया। और कितना एक्सिलेट किया इसने? एक्सिलेट टिल ही अटेन द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ कितनी कर दूं? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड्स। 3 सेकंड में भाई साहब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले ली, ठीक है। देन फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन। भाई साहब इंजन ने कितना फोर्स अप्लाई किया, कितनी स्पीड अटेन कर ले, ये निकाल के बताओ। है जी, अरे हाँ इसका मास देता हूं। जो बुलेट बाइक की मास है ना बेटा, मास ऑफ बुलेट बाइक अर्गम को बिठाकर, ठीक है। तो पहले बुलेट का लिख देता हूं। बुलेट का मास है बेटा कितना? 200 किलो से कम ही आने लग गया आजकल तो, है ना। तो बुलेट का वाई का 100 किलो 80 किलो हो गया, और अर्गम का मास लिख देता हूं बेटा मैं 70 किलो, ठीक है ना। 250 का आंकड़ा आ जाएगा, सही हो जाएगा हिसाब। चलो कर दो भाई, खड़का दो। 70 किलो का मान रहा हूं तेरे को यार, कोई बात नहीं, 10-20 ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या बात हो गई। तो 2 दिन से क्यों नहीं आ रहा भाई? परसों मैंने छुट्टी की थी। अच्छा वो हाँ, लाइट ही नहीं थी, 7:30 बजे लाइट आई थी। परसों तो नहीं की थी मैंने, परसों की थी छुट्टी। हाँ परसों थी। चलो भाई, चलो चलो जल्दी जल्दी करके बताओ भैया। और यार ब्लर हो गया, आप सही करो भाई करो।
न्यूटन बोल, न्यूटन। मेरे बच्चे सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा मैं देखूंगा मास कितना है। अरे मेरे बच्चे, मास जो है ना मेरे पास में, वो 180 केजी तो बुलेट का है, बाइक का, और 70 किलो अर्गम का है। टोटल मास हो गया 250 किलो। ठीक है, ये 250 किलो का मास हो गया। अब मेरे बच्चे, हमें निकालना है एक्सीलरेशन। तो उसके लिए v और u हमें गिवन है। रुका हुआ था, बाइक को स्टार्ट किया, तो u कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। u कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। और v मेरे बच्चे, v वो हो गया कितना हमारे पास में 90 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बताया भैया 90 मीटर पर आवर को हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स निकालने का फॉर्मूला है माह। माह से बड़ी कोई फोर्स ही नहीं दुनिया में। तो माह के लिए मुझे ए चाहिए। ए कैसे निकलेगा मेरे बच्चे? v माइनस यू अपॉन में टी करके। अच्छा टी भी गिवन है, टी कितना गिवन है बेटा? 30 सेकेंड। तो बेटा v कितना है? v हमारे पास में है, कहां गया है 25। u कितना है? 0। 30 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे बेटा हमारा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास। मास हो गया 250 और एक्सीलरेशन 5/6। ठीक है, आंसर सही नहीं आ रहा तो एक काम करो, इसका मास कम कर लो, 60 केजी कर लो। क्या है? तो तू चेंज मत करना यार दोस्त, मैं तो कर लू ना। 5/6, 6 से काटा 40। फोर्स लगा 200 न्यूटन का। बाइक के इंजन ने पूरा फोर्स कितना लगाया? 200 न्यूटन का टॉर्क जनरेट किया। 200 न्यूटन का टॉर्क जनरेट किया। हाँ भाई, सर में आ रहा है? नहीं आ रहा? अबे यार मेरे को गला छिल गया, तेरे को तेज तेज पढ़ाते पढ़ाते। हाँ क्या आ रहा है? क्या? हाँ, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर और अच्छा ठीक है। बारिश हो रही है बेटा थोड़ी थोड़ी, फिर तो ठीक है। हाँ कब आ रहा है? मार्च 15 सितंबर से शुरू है क्या? बधाई है। मतलब अपना एग्जैक्ट 1 महीना है। खींचे मीटर 1 महीने में। बारिश ना हो, बारिश, अरे यार तुम्हारे पापा तुम्हारे को एग्जाम्पल नहीं देते क्या कि हमारे गांव में पानी भर जाया करता था तो हम तैर के जाया करते थे। हाँ, अरे कोलकाता तो बहुत ज्यादा पानी भरता है। साइड है 2 कौन? वो तो यहाँ जयपुर में ही हो गए अब तो। जयपुर में भाई साहब सड़कें ऐसी हो रखी है। हाँ वहां पे तो है ही, सारे गंगा में जाते हैं सर। अरे बहुत जाता है, बहुत ही ज्यादा। पर ये है कि गंगा वहां पे जाके बहुत चौड़ी हो जाती है, चौड़ी बहुत हो जाती है। क्या हो गया? हाँ भाई, अरे ये हो गया क्या आप लोगों का? तो इसके आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन का एप्लीकेशंस भी अपन कल देखेंगे। कल 3rd लॉ ऑफ मोशन चलेगा अपना, जो कि अपन कोशिश करें कल के कल खत्म कर देंगे दोस्तों। तब तक के लिए खुदा हाफिज।